देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी से साहिल श्रीवास्तव। आज हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लेखक डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आज एक कहावत है कि अच्छे लेखकों की कमी है, तो क्या ये सही है कि क्या हिंदी यानी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में या क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्मों के अंदर क्या लेखकों की कमी है? क्या वाकई अच्छे राइटर नहीं हैं? और हम इनसे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या जो भोजपुरी फिल्मों का जो निर्माण आजकल हो रहा है, क्या वाकई वो भोजपुरी साहित्य को आगे बढ़ा रही हैं या भोजपुरी साहित्य और संस्कृति का विनाश का कारण हुई हैं? इन सब विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, फिर हम सवालों के घेरे में आपको लेंगे और एक मज़ेदार घेरा होगा, इसको कह सकते हैं स्पेशल राउंड। परिचय तो आपने हमारे दे ही दिया, फिर भी अपने मुंह से हम बता देते हैं। हमारा नाम डॉक्टर शशि कुमार पांडे है। फिल्मों में, सीरियल में हम लेखन का कार्य करते हैं। कथा, पटकथा, संवाद, इस प्रकार का काम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। ईश्वर की और माँ सरस्वती की अनुकंपा है, लगातार चल रहा है। साधना है, लेखन तो एक तपस्या है। जितनी कलम पुरानी होगी उतनी ही निखर कर आएगी, ऐसी एक कहावत है। जी। दोस्तों, जैसे इन्होंने कहा कि कलम जितनी पुरानी होगी उतनी धारदार होगी और नए साहित्य को जन्म देगी। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मूलतः यहीं से हैं या आप बाहर से हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस मुंबई शहर को आप किस नज़रिए से देखते हैं और जो नए कलाकार आते हैं उनके लिए ये शहर कैसा है? क्या उन्हें इस शहर में आना चाहिए? इस तरह के उलझे हुए थोड़े सवाल हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। पिताजी हमारे रोज़गार की तलाश में 1976 में मुंबई आए और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया। 79 में मेरा जन्म हुआ और इसी शहर में मैं पला बड़ा हूँ, परवरिश हुई है। पढ़ाई लिखाई रोज़गार सब इसी शहर ने दिया। बहुत खूबसूरत शहर है और इस शहर के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ इंसान जागता तो भूखा पेट है, लेकिन सोता तो वो पेट भर खाना खाने के बाद ही है। यही इस शहर की खासियत है और इस शहर की परंपरा है। इस शहर ने दुनिया भर के लोगों को अपनाया है, लोगों के सपने पूरे किए हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, एक आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। हमारे दर्शक कहीं ये ना समझ लें कि आप जानवरों के डॉक्टर हैं, पेड़ पौधे के डॉक्टर हैं, इंसानों के डॉक्टर हैं, या फर्जी डॉक्टर, मतलब कि जिनका कोई डिग्री नहीं है। और एक डॉक्टर होते हैं साहित्य के। तो ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये डॉक्टर शशि कुमार पांडे और जो डॉक्टर शब्द है वो कैसे मिला और आपने ऐसी क्या उपलब्धि की कि आपको डॉक्टर शब्द से पारितोषिक किया गया है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाने लगा है? मैं ऐसे फैमिली से आता हूँ, परिवार से आता हूँ। हमारे घर में शिक्षा का माहौल हमेशा से ही रहा। हमारे पिताजी एक शिक्षक के तौर पर काम किए, फिर उनके भीतर विद्यालय खोलने का विचार आया, उन्होंने विद्यालय खोला, 2 स्कूल खोले। आज वहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षा का माहौल मुझे बचपन से ही मिला। पढ़ाई लिखाई हमेशा किए। यही कारण था कि पिता से और घर से हमें जो पढ़ने को लेकर जो एक जागरूकता थी वो हमेशा बनी रही। हमने इसी शहर से एसएससी पास किया, एचएससी पास किया, बीए किया, बीएड किया, एमए किया और 2012 में हमें मुंबई विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी की डिग्री मिली है। और ये डिग्री हमें लिटरेचर में मिली है।
गजानन माधव मुक्तिबोध और शरद चंद्र मुक्तिबोध के काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय पर मुझे मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम से पाया है, हमारे गुरु डॉक्टर विष्णु सरदेसर जो इस समय हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है, उनके सानिध्य में मैंने इस पीएचडी को कंप्लीट किया और यही कारण है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं साहित्य का डॉक्टर हूँ। दोस्तों, दर्शकों, अभी आप ये जान लीजिए, ये डॉक्टर कोई जानवरों के नहीं हैं, कोई इंसानों के नहीं हैं, कोई पेड़ पौधे के नहीं हैं, लेकिन साहित्य के डॉक्टर हैं। और साहित्य के डॉक्टर का इस देश में होना बहुत ज़रूरी है। साहित्य है तो दिशा है, और दिशा है तो राह है, राह है तो क्रांति है, और क्रांति है तो समाज को एक नई क्रांति देने का जो इनके कंधे पर, ये कह सकते हैं कि एक सही दिशा, एक सही राह दिखाने का कार्य इनके कंधों पर है। और इन्होंने अपने लेखन से, यानी कि अपने हिंदी साहित्य से, इन्होंने बॉलीवुड में इतिहास रचा है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बॉलीवुड में अपने कदम कैसे रखे और उस कदम के साथ भोजपुरी में कैसे इन्होंने अपने लेखन में अपना परचम लहराया है। तो पहले हम बॉलीवुड से शुरू करेंगे, फिर भोजपुरी पर। हाँ दोस्तों, भोजपुरी में बहुत सी बातें होंगी, आराम से। और हाँ, ये बात करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और नीचे अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब करने से हमें ताकत मिलती है, और हमें ये लगता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ और अच्छी बातें हम आप तक पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब, पहले बॉलीवुड से शुरुआत करेंगे, फिर भोजपुरी पर आएंगे। बॉलीवुड से शुरुआत तो बहुत पुराना है, बालाजी टेलीफिल्म्स में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, इस सीरियल से मेरी 20 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया और इंडिपेंडेंट सीरियल हमारे आए। श्रद्धा गांव की बेटी, दास्ताने हिंद, अजब सास की गजब बहू, मैं तुलसी तेरे आंगन की, एक धनवान ससुर, लक्ष्मी, ये हमारे सीरियल रहे जो दूरदर्शन से लेकर और प्राइवेट चैनलों पर ये दिखलाए गए। लोगों ने इसे पसंद किया। फिर फिल्मों में लेखन हुआ, मिस्टर पानवाला, एनी राय डायरी, सबरंग, ऐसी कई फिल्मों का दौर आगे बढ़ा। काम करते रहे, समय बीत गया, पता नहीं चला। लॉकडाउन के समय में फ़िल्में देखना शुरू किया, तो भोजपुरी फ़िल्में देखी, और भोजपुरी फ़िल्में देखी तो हमें लगा कि भाई पारिवारिक कहानियाँ बननी चाहिए, आनी चाहिए। और भोजपुरी के नाम पर जो लोग नाक भों सिकोड़ते हैं, अश्लीलता का आरोप लगाते हैं, तो इन सब के विरोध में मैंने 2021 में फ़ैसला किया कि मैं भोजपुरी में शुद्ध लेखन का कार्य करूँगा। पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर हम फिल्में लिखेंगे। और फिर हमने जो कलम उठाई, वो कलम इस वक्त अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है। और इस दरमियान पिछले 3 वर्षों में हमारी फ़िल्मों ने हाईएस्ट टीआरपी लिया है। जी टीवी पर हमारी फ़िल्म, जी टीवी बायोस्कोप पर विश कन्या हाईएस्ट टीआरपी है। कैप्टन वीडियो प्राइवेट लिमिटेड और उनके सैटेलाइट चैनल रापचिक पर हमारी फ़िल्में, शिवरागनी भगवान शिव जी पर, बड़े घर की बहू माता रानी पर, मेरा भोला है भंडारी फिर शिव जी पर, माँ तुम्हारी पूजा करे संसार, ऐसे अनगिनत विषय पर, सास बहू पर हमने बहुत काम किया है। मेरी सास बड़ी धनवान, पुलिस वाली बहू, मेरी भाग्य लक्ष्मी, अनुराधा, ऐसी अनगिनत फिल्मों का सफ़र चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। टीआरपी आ रही है, स्पॉन्सरशिप मिल रही हैं और लगातार काम मिल रहा है। तो चंद चीज़ों को लेकर पूरे भोजपुरी समाज को, भोजपुरी भाषा को बदनाम करना उचित नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा कि आपने बॉलीवुड से, आपको ऐसा लगा कि भोजपुरी में एक नई दिशा, एक नई क्रांति की शुरुआत की जाए। निश्चित तौर पे भोजपुरी भारत के 35 करोड़ बोलने और सुनने वालों लोगों की भाषा है।
इसको तकरीबन पूरे विश्व में अगर जोड़ दिया जाए तो 35 करोड़ लोग इसको बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। और भोजपुरी में बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं जिसको शुद्ध भोजपुरी फिल्में कहते थे, जैसे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो, विदेसिया, पिया निर्मोहिया, बलमा विदेसिया, ऐसे अनेकों फिल्में हैं। 85 तक भारत में भोजपुरी फिल्मों का निर्माण इतनी खूबसूरती से होता था, उसे रियल भोजपुरी कल्चर और साहित्य कहा जाता था। फिर 90 के बाद में एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, भोजपुरी को उसने फिर एक नई दिशा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि भोजपुरी जो फिल्में बन रही हैं, जो मैंने देखा है, उसमें जो संवाद होते हैं 40% तो भोजपुरी होते हैं और 60% हिंदी के संवाद होते हैं। तो ये किस तरह की भोजपुरी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? क्या आपकी भी फिल्मों में यही अनुपात रहता है या आप इसमें रियल भोजपुरी की शुद्धता को लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रश्न तो आपका बहुत बढ़िया है सर। जो आपने ये 40-60 का फार्मूला दिया, इस विषय पर मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। भोजपुरी फिल्मों में 40% 50% भोजपुरी भाषा का प्रयोग हो रहा है और 50 से 60% हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है और लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं आपको 40 साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 40 साल पहले जब हमारे देश में जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। कोई एक मुंबई जैसे शहरों में, कलकत्ता जैसे शहरों में जाता था, कमाता था, पैसे भेजता था, घर परिवार चलती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो व्यक्ति शहर आता था अब वो अपना परिवार भी लेकर आने लगा और अपनी मिट्टी से दूर होने लगा। तो जो व्यक्ति अपनी मिट्टी से दूर होने लगा, किन्हीं कारणों से परिवार यहीं आ गए, बस गए, पालने पोसने लगे, अपनी मिट्टी से दूर हो गए। इस पीढ़ी के लोग जब गांव से कटने लगे तो जो दूसरी पीढ़ी आई, 80 के दशक की पीढ़ी में आई, 90, हर 10 वर्ष का एक दशक होता है, तो 90 का दशक आते आते बहुत सारे लोग अपनी मातृभाषा से दूर हो गए, भोजपुरी से दूर हो गए। तो अभी जो भोजपुरी के दर्शक हैं, तो शुद्ध भोजपुरी भाषा के दर्शक तो नॉर्थ इंडिया, जिसे हम यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो लोग वहाँ से नहीं निकले, चलिए वो तो शुद्ध भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग दूसरे शहरों में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बस गए और वो हिंदी भाषा में बात करते हैं या वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में बात कर सकते हैं। मैं नॉर्थ से हूँ लेकिन मैं मराठी में बात करता हूँ। अच्छा, मैं तो यही कारण नहीं, मैं आपको आगे रोकना चाहूँगा इस विषय को। यही कारण है कि जो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी शहरों में बिता दी है, उसे भोजपुरी सिनेमा कैसे समझ में आएगा। तो उसको समझाने के लिए, जैसे हिंदी में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी अगर आप बोलेंगे तो आप उपहास का पात्र बनेंगे। लेकिन आप सीधी और सरल भाषा में हिंदी का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा सामने वाले को भी समझ में आएगी। तो जैसे समय के साथ समाज बदलता है, देश बदलता है, उसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन होते हैं। तो आज भोजपुरी भाषा में हम इंग्लिश भी देखते हैं, अन्य भाषाओं का भी मिश्रण देखते हैं और हिंदी का भी मिश्रण देखते हैं। यही कारण है कि आज जो भोजपुरी फिल्म बन रही है वो सबके लिए बन रही है, ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बन रही है, पूरी दुनिया के लिए बन रही है। तो पूरी दुनिया को अगर इस भाषा को समझना होगा तो इस भोजपुरी भाषा को सीधा और सरल बनाना होगा। यही कारण है कि आज ये 40-60 का रेशियो आ गया है। 60% हिंदी समझने वाले लोग के बीच जब 40% भोजपुरी भाषा आती है तो उनको उस भाषा के प्रति आकर्षण होता है और उसको बोलने का और सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं आपको यहीं रोकूंगा। ठीक है। अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, तो साउथ में चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, नेपाली हो, किसी भाषा में फिल्म बनती है, आप उन फिल्मों में देखेंगे कि 90% की क्षेत्रीय भाषा होती, 10% कैरेक्टर के हिसाब से डिजाइन हो जाती है। अब एक और बात आपसे पूछूंगा कि अभी प्राइम वीडियो पर एक सीरीज़ आया है पंचायत, ये पंचायत 3 है, वो भोजपुरी ही है, बलिया की कहानी है। बलिया भोजपुरी का गढ़ माना जाता है और उसके देखने वाले दर्शक आज 10 करोड़ हो गए। भोजपुरी की कोई ऐसी फिल्म बता दीजिए जिसको 10 करोड़ लोगों ने देखा है। अगर 10 करोड़ लोग देखते तो 1000 करोड़ का बिजनेस करती। निश्चित भोजपुरी 1 करोड़ ग्राहक तक पहुंच पा रही है। तो ये मुझे कहीं लगता है कि भोजपुरी के बहुत से लोग अपनी भाषा से कट रहे हैं
वो इस तरह की फिल्मों से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं जो सिनेमा बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी को शुद्ध भोजपुरी के हिसाब से जो हमारी मीठी जिस तरह पंचायत में यूज़ की गई है, अगर इस तरह की भोजपुरी फिल्म का निर्माण होगा तो निश्चित ये भी जो है पंचायत पूरी दुनिया में फेमस होगी। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भाषा, धर्म, संप्रदाय ये हमेशा जब तक ये धरती है ये बने रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से सदियों तक चले आते हैं, आगे भी रहेंगे। तो भाषा तो बिल्कुल समाप्त नहीं होनी चाहिए। और भोजपुरी भाषा तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच बोले जाने वाली भाषा है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बहुत बड़ी आबादी वाला ये बेल्ट है, ये क्षेत्र है। ठीक है, भाषा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। कई फिल्मों में हम नॉर्थ के किरदारों को भी लोकप्रिय होते देखते हैं। सलमान खान की फ़िल्में अगर आप देखेंगे तो उनकी दबंग की जो सीरीज़ है उसमें चुलबुल पांडे का जो आप किरदार देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मनोज वाजपेयी जी की फ़िल्म अभी देखिए भैया जी आई, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया क्योंकि वो भाषा से लोग जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से बाज़ार की दृष्टिकोण से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में थोड़ा सा हम पीछे हैं, ये बात तो आपकी सही है। लेकिन समय आएगा, मार्केटिंग इसके अंदर ज़ोरदार होगी। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जब भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी सीरियल्स में या सैटेलाइट चैनलों पर आएंगे तो निश्चित तौर से इस भाषा का भी बहुत उत्थान होगा। और उत्थान होने का समय भी आ गया है। आज बहुत सारे कॉरपोरेट, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल भोजपुरी फिल्मों की ओर मुड़ रहे हैं। और चूँकि अभी थिएटर में ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, ऑनलाइन देखा जा रहा है, सैटेलाइट देखा जा रहा है, तो बहुत सारे उद्योगपतियों ने जिनके पास सैटेलाइट चैनल है उन्होंने पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक फिल्में प्रोड्यूसरों से, निर्माताओं से बनवाना शुरू कर दिया है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि बात चली है भोजपुरी की हम देखते हैं कि भोजपुरी एल्बम्स बड़े अश्लील गाए जाते हैं और एक पैटर्न भोजपुरी में बड़ा, पता नहीं अच्छा है बुरा आप ही बताएंगे क्योंकि आप तो भोजपुरी को अच्छे से समझ रहे हैं, कि अब गायक है तो वही हीरो बनेगा और पब्लिक उसको थिएटर में जाके देखती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है, जो बेहतरीन एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये उनके सामने एक सवाल प्रश्न आके खड़ा हो गया है। और इससे ये हो रहा है कि सिनेमा की क्वालिटी मर रही है। क्योंकि बहुत पहले जब हिंदी सिनेमा भी शुरू हुआ था तो उन्हीं एक्टर को काम मिलता था जो सिंगर हुआ करते थे। भोजपुरी में भी वही पैटर्न आके फिर आ गया है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इससे भोजपुरी सिनेमा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अच्छे एक्टरों की कमी हो रही है। जबकि साउथ में ऐसा नहीं है और भी क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ भोजपुरी का एक कल्चर है कि भोजपुरी का सिंगर होगा तो वो पिक्चर हिट होगी। इसके बारे में मुझे जानना है आपसे। इसके लिए मैं सर आपको 1990 में लेके चलता हूँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला से। उस फिल्म के नायक को आप देखेंगे तो मनोज तिवारी जी थे उसमें। और मनोज तिवारी जी स्टेज के कार्यक्रम, उनके गाने के एल्बम धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो चुके थे वो। तो चूँकि पहला जो इनका पुनरुत्थान हुआ भोजपुरी का ससुरा बड़ा पैसे वाला से, वो एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पहले सिंगर है, हीरो बाद में है। इसके बाद से भाई ये सिंगर है और ये हीरो भी है, ये गाएगा तो गाने अच्छे बिकेंगे। इस सोच के साथ में बाज़ार भोजपुरी को लेकर आगे बढ़ा। इसी परंपरा को जो दूसरे बड़े हीरो हैं दिनेश लाल यादव जी, जिन्हें हम सब प्यार से निरहुआ कहते हैं, वो आए, वो भी गायक थे। उनका पहला ही एल्बम रिकॉर्ड तोड़ बिक चुका था, निरहुआ सटल रहे। आज भी वो गाने उनके टॉप ट्रेंड में बच रहे हैं, 30 साल होने को आ गए, फिर भी आज भी वो गाने पर रील्स बन रहे हैं, ट्रेंड बन रहे हैं। तो जो दूसरे हीरो दिनेश लाल यादव जी आए, वो भी सिंगर। तो धीरे धीरे बाज़ार को ऐसा लगा कि अगर हम गायकों को ही हीरो बनाते हैं तो हमें दो बाज़ार खुल जाएंगे। एक तो संगीत का बहुत बड़ा, म्यूज़िक का तो आप जानते हैं भोजपुरी का मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 1000 मिलियन, 1500 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन तो नॉर्मल है यहाँ पर। अगर भोजपुरी का एक सिंगर छींक कर भी अगर डाल देगा तो 100 मिलियन पहुँच जाता है। आप बाकी के भाषाओं में आप देखेंगे तो 100 मिलियन, 500 मिलियन, 300, 1000 मिलियन नहीं देखा लोगों ने।
आप बड़े बड़े देश विदेश के किसी भी सिंगर को उठा लीजिए, जितनी लोकप्रियता भोजपुरी गायकों की है, तो ये बाज़ार जो दोबारा खड़ा हुआ। अब तीसरे बड़े हीरो की बात कर ले हम लोग, तो खेसारी लाल यादव जी को हम देखते हैं, वो भी सिंगर। स्टेज पर उन्होंने कार्यक्रम किए, गाने बनाए, एल्बम निकाले, धुआंधार गाने चले। तो ये जो 3 हीरो खड़े हो गए। चौथे हमारे रवि किशन जी, जो गायक नहीं हैं, सिंगर हैं, सॉरी गायक नहीं है, सिर्फ एक्टर हैं। तो उनकी भी गाड़ी आगे बढ़ी, वो भी स्टार हुए, बढ़िया उन्होंने एक्ट किया, स्टारडम उन्होंने हासिल किया। भोजपुरी की बदौलत दूसरे अनेक भाषाओं में उन्होंने काम किया। आज वो सांसद हैं और संसद में वो हमारी भोजपुरी भाषा को लेकर, भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर वो प्रश्न उठाते रहते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद में जाएंगे, दिनेश लाल यादव जी भी संसद में गए, उन्होंने भी अपने स्तर पर जो करना था किया। तीसरे हमारे पवन सिंह जी भी कोशिश किए, दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया। अगली बार और ज़रूर उन्हें भोजपुरी फिल्मों के दर्शक, भोजपुरी के चाहने वाले उन्हें बिल्कुल संसद में देखना चाहेंगे। अगर हमारे भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्मों से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर भोजपुरी भाषा के उत्थान के प्रश्नों को वहां उठाया जा सकता है और इसे सम्मानित ढंग से हम लोग भोजपुरी भाषा को एक आधिकारिक रूप दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सुना जाता है, अभी आपने कहा कि 100 मिलियन और इस तरह की बातें होती हैं, तो ये चीज़ें तो यूट्यूब पे दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन सिनेमा हॉल पर वो चीज़ नहीं दिखने को मिलती है। दूसरी बात, जैसे उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के जितने भी सेंटर थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से मुंबई में भी जहाँ जहाँ भोजपुरी फिल्में लगती थी वो थिएटर बंद हो गए हैं। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, एक तरफ कहते हैं कि भोजपुरी के गाने इतने बड़े मिलियंस में आते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो या तो भोजपुरी के जो इतने पैसे, जो बड़े बड़े एक्टर पैसा कमाए हैं, बड़े प्रोड्यूसरों ने बहुत पैसा कमाया है, तो ये लोग कोई सिनेमा हॉल क्यों नहीं बनाते भोजपुरी के लिए? अगर इनको लगता है भोजपुरी इतना ही कमाती है तो सिनेमा हॉल बनाने के पीछे उनका रीज़न क्यों नहीं है? और वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं सिनेमा हॉल बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ भोजपुरी फिल्में रिलीज़ हों। ये एक विचार है मेरा, आपका विचार क्या इस विषय पर? देखिए सर, सिनेमा हॉल तो पूरे देश में हैं और अच्छी तरह से हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल स्क्रीन्स हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी दर्शक कैसे पहुंच पाएंगे सर? 300 रुपया, 350 रुपया, 1000 रुपये का नाश्ता, पॉपकॉर्न, ये जो हमारे भोजपुरी फिल्मों के दर्शक हैं शायद ये उतना खर्च नहीं कर पाते हैं। अगर टिकटों के दाम कम हो जाएँ, 100 रुपीज़ के नीचे आए, सुविधाएँ मिलें, तो निश्चित तौर से दर्शक आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बाद से ये जो OTT, तो बात चल रही थी हमारी OTT की, तो OTT पे आपके क्या विचार हैं और क्या भोजपुरी में कोई ऐसा काम हो रहा है जो शुद्ध भोजपुरी को लेकर चैलेंज करने वाला है? तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्री में हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ज़रा इसको विस्तार से बताइए। हाँ सर, OTT पर काम बिल्कुल होना चाहिए और जैसे कि समय के अनुसार समाज, देश में बदलाव आता है, सिनेमा में भी बदलाव आता है। आज जब सिनेमा OTT पर आ गया है तो भोजपुरी में भी लोगों को आगे आना होगा, कई कॉर्पोरेट कंपनियों को भी आगे आना होगा ताकि वो OTT लॉन्च करें और भोजपुरी दर्शक भी मोबाइल में बैठ कर, जैसे अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, ऐसे ही कोई अपना भोजपुरी के लिए भी कोई OTT चैनल हो। अभी चौपाल नाम का एक OTT चैनल है जिस पर, लेकिन चौपाल में तो पंजाबी कई भाषाएं हैं उस पर, ठीक है, खाली इस भोजपुरी पर कोई काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल काम हो रहा है सर। एक बहुत ही बढ़िया एक OTT चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है भोजीवुड। इस भोजीवुड में आपको शुद्ध और उम्दा वेब सीरीज़, उम्दा फिल्में, उम्दा सीरियल, इसमें आप सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज़, यहाँ तक कि आप न्यूज़ तक का भी आनंद ले सकते हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। उम्मीद है एक बार आप OTT का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मातृभाषा में भोजपुरी में समाचार सुनिए, भोजपुरी में वेब सीरीज़ देखिए, भोजपुरी में फिल्म देखिए और भोजपुरी में सीरियल देखिए। इस पर मेरे 4 कार्यक्रम लगे हुए हैं, सामाजिक मुद्दों पर, पारिवारिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर। तो उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द भोजीवुड
प्ले स्टोर पर iOS पर लॉन्च हो जाए। बहुत जल्द आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भोजीवुड के अनाउंसमेंट की घोषणा होगी और ये भोजपुरी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा, भोजपुरी को जीवित करने का काम करेगा। खास करके ऐसे निर्माता, ऐसे निर्देशक, ऐसे कलाकार जो बड़े प्लेटफॉर्म से वंचित हैं, इन लोगों को नाम, शोहरत, इज्जत, जिसे इंग्लिश में फेम, मनी एंड सक्सेस कहते हैं, ये इन्हें भोजीवुड के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भोजीवुड या OTT जल्द से जल्द आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा के कलाकारों को मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े लोगों की लॉबी है, वहाँ नए लोगों के लिए जगह नहीं है। छोटे मोटे काम के अलावा बस भोजीवुड एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ उन्हें अपने अभिनय की क्षमता दिखाने का भरपूर मौका मिले। अच्छा, ये भोजीवुड क्या वही इसी तरीके से काम करेगा? 40% भोजपुरी, 60% हिंदी, या जो वेशभूषा, संस्कृति है, कल्चर है, ये क्या है? भोजीवुड की जो कल्पना की गई है आपकी कंपनी के द्वारा, जो आपकी पूरी कंपनी मैनेजमेंट काम कर रहा है, उनकी बेसिक कल्पना हमें बता दीजिए दर्शकों को। बेसिक कल्पना है शुद्ध आपन माटी, आपन देश, आपन रोटी, अपनी भाषा। इस नियम के तहत ये भोजीवुड काम करेगा। असली भोजपुरी भाषा क्या है, असली भोजपुरी कल्चर क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको भोजीवुड इस OTT प्लेटफॉर्म के कार्यक्रमों को, फिल्मों को, सीरीज़ को आपको देखना होगा। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, वस्त्र, आभूषण, इन सभी चीज़ों की जानकारी भोजीवुड इस OTT प्लेटफॉर्म से लोगों को मिलेगी। भोजीवुड का एकमात्र उद्देश्य है शुद्ध सात्विक मनोरंजन देना। दोस्तों, आपको एक अंदर की खबर उड़ती हुई बता दें कि भोजीवुड एक वो प्लेटफॉर्म है जो शुद्ध भोजपुरी के भाषा, साहित्य, संस्कृति को समेटने का काम कर रहा है। इसमें नए कलाकारों को, नए प्रतिभाओं को मौका दिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो दर्शक है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, इसको जब अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जब इसको देखेंगे तो हर पिक्चर देखने के, यानी कि 2 घंटे पर इनको 10 रुपये इनको गिफ्ट मिलेगा, इनाम के रूप में मिलेगा। तो आप बैठे बैठे इसको मनोरंजन भी लीजिए और पैसा भी कमाइए। ये विश्व का पहला एक ऐसा भोजपुरी एक OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है जहां देखने के बाद आपको उनका पैसा भी मिलेगा। बहुत सही योजना है सर, और ये योजना सफल होगी। अच्छा, देखने पर कुछ मिलता नहीं है। यहाँ 1 घंटा देखने, यहाँ लोग घंटों घंटों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बिता दे रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर से ये भोजपुरी भाषा के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत बढ़िया मार्केटिंग है और इस मार्केटिंग के से OTT सफल होगा, ऐसी उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते चलते कहते हैं कि हमारा आखिरी राउंड होता है चलते चलते में हमारे 2-3 सवाल हैं, आपको छोटे छोटे शब्दों में जवाब देना है। क्या भोजपुरी फिल्मों में नए हीरो हीरोइन आएंगे, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल आएंगे सर, मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। जो गायक है वो भी हीरो बनेगा, जो गायक नहीं है वो भी हीरो बनेगा, सबको मौके मिलेंगे। समय बदल रहा है जी। दूसरा सवाल, क्या नए लेखक भोजपुरी में कुछ कमाल करेंगे या रूटीन ही लिखेंगे? कमाल करेंगे सर, क्योंकि बाज़ार में बहुत ही कंपटीशन है, प्रतियोगिता है और दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स भी अब भोजपुरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से जितना बड़ा बाज़ार होगा उतना ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। क्या भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाएगी या अश्लीलता को बढ़ावा देकर इसी तरह की फिल्मों का निर्माण होगा? भोजपुरी का अश्लीलता से कोई संबंध नहीं है। चंद गानों की वजह से अभी आपने 2024 के चुनाव में पवन सिंह जी के कुछ गीतों पर आपत्ति लेकर हुआ, उन्होंने अपनी सीट बदली। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मंदिरों में अगर किसी गायक के गाने सुबह सुबह बजते हैं तो पवन सिंह के बजते हैं। उन्होंने माता रानी के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर इतने गाने गाए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, बाज़ार है, कुछ न कुछ मनोरंजन के नाम पर कुछ न कुछ आदमी गाता है। कभी मजबूरियाँ होती हैं, करियर की शुरुआत में लोग कर देते हैं, लेकिन इस समय तो हम देख सकते हैं कि सब लोग शुद्ध मनोरंजन की ओर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा,
भोजपुरी में जो हीरोइन आती है, ये कहा जाता है कि बिना कंप्रोमाइज़ के वो हीरोइन नहीं बन सकती है। तो क्या भोजपुरी में कला की परख नहीं है या सेक्स की परख है? नहीं नहीं सर, ये सब बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं, इंडस्ट्री को बदनाम करने की सब है। ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने टैलेंट पर आते हैं, काम मांगते हैं, जिनको काम समझ में आता है, पसंद आता है, लोग काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस विषय पर हम बात करना नहीं चाहते। हमारे दर्शकों को आप आखिर में अपने विचार रख दीजिए, जिससे कि हमारे दर्शक समझ सकें कि भोजपुरी साहित्य और उसकी संस्कृति कितनी अच्छी है और कितनी मूल्यवान है। हम अपने भोजपुरी भाषा के दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप सब इस भाषा को अपनाइए, घरों में बोलिए, बाहर बोलिए, निसंकोच बोलिए, तभी तो भोजपुरी भाषा आगे बढ़ेगी। फिल्में देखिए, फिल्मों को प्रमोट कीजिए, थिएटर की ओर जाइए, OTT चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, यही तो माध्यम है। और संसद में भी इसकी एक लड़ाई लड़ी जाएगी, तो हो सकता है भोजपुरी भाषा को स्थान मिले, पाठ्यक्रम में भी आए, पढ़ाया जाए। तो बहुत कुछ आगे संभावनाएं हैं और होगा। भोजपुरी भाषा जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शशि कुमार पांडे जी। आज भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी सीरियल, भोजपुरी भाषा और संस्कृति पर हमने बहुत सी बातें की। हमने ये भी बातें की आने वाला समय भोजपुरी का कैसा होगा। इन्होंने बहुत ही सटीक और निर्भीक जवाब दिया है। जो अफवाहों का बाजार था भोजपुरी सेक्स या कला, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भोजपुरी कला पे चलती है, सेक्स पे नहीं चलती है। ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन अफवाहों पर इन्होंने बेबाक अपनी राय रखी है। और इन्होंने एक बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया कि भोजपुरी में भोजीवुड करके एक OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है जो शुद्ध भोजपुरी को लेके काम करेगा। मैं इन्हीं सब बातों से डॉक्टर शशि कुमार पांडे का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा वक्त दिया और आपने जो कुछ बताया है, मैं उम्मीद करूंगा कि भोजपुरी का साहित्य और कल्चर ऐसे ही रहे और इस बार संसद में 8वीं सूची में भोजपुरी शामिल हो जाए। भोजपुरी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.